हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। माय नेम इज शिखापुरी और हम करवा रहे हैं आपको सीयूटी की तैयारी। अब भैया सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी करनी तो है, लेकिन उसमें एक नई चीज़ आ चुकी है, दैट इज़ लीगल अवेयरनेस। हर एक बच्चा परेशान कि लीगल अवेयरनेस में क्या आएगा मैम, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जब तुम्हारे लिए ये क्लासेस आ गई हैं तो फिर इन क्लासेस को देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आज फिर हम क्या बात करने वाले हैं, पिछली लीगल अवेयरनेस की क्लास में मैंने आपको सारे के सारे जो 2023 का एक रिव्यू दिया कि कितने लॉज हमारे 2023 में पास हुए हैं, दैट इज़ 49 लॉज हमारे पास हुए हैं प्रॉपर। उन सब के बारे में आपको बताया, इंडेक्स में तो सारे 49 लॉज जो हैं आपको करवा दिए। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऐसी कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक ही जजमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस पूरी सीरीज में जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने पूरे देश में बदलाव लाकर खड़ा कर दिया, उन्हीं में से आज एक फर्स्ट जजमेंट की बात हम करेंगे। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर आपके सामने रहे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए। इसने क्या किया था मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ही बता देना, कि अभी एंड में तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कि इस जजमेंट में क्या हुआ था, लेकिन किस तरह से लीगल बैटल इनको लड़नी पड़ी। आज हम इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, अब यहाँ से आपको इशारा मिल गया होगा कि इस जजमेंट में क्या चीज़ आई थी। तो सबसे ज़्यादा इस जजमेंट में, सबसे ज़्यादा के बेटा इस जजमेंट में 377 आर्टिकल जो हमारा सेक्शन है आईपीसी का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। अननेचुरल ऑफेंसेस जिसके बारे में बात करता है। अब अगर सेक्शन 377 का जिक्र हुआ है तो आपको पता भी होना चाहिए कि आखिरकार ये किस बारे में बात करता है। तो whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अरे भाई, यहाँ पर पूरी की पूरी क्या दे दी गई है, एक पनिशमेंट दे दी पड़ी है। सबसे ज्यादा तो क्या कर दिया गया है कि whoever voluntarily, ये वर्ड जो है ना सबसे खराब वर्ड इसमें यही है, voluntarily। अरे भाई, कंसेंशुअल अगर कोई भी इंटरकोर्स करता है, दैट इज कार्नल इंटरकोर्स। कार्नल इंटरकोर्स मतलब एनल इंटरकोर्स कोई भी किसी के साथ कर रहा है, मतलब चाहे मैन वुमेन एनिमल के साथ, फिर उसमें क्या होगी, सजा होगी। 10 साल तक भी सजा वो जा सकती है। अब एक्सप्लेनेशन में ये दे दिया गया है कि पेनिट्रेशन इज इनफ, कि उसमें ये हम कार्नल इंटरकोर्स को मान लिया जाएंगे सिर्फ अगर पेनिट्रेशन ही हुई होगी। तो ये तो अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात है, ये तो एक सेक्शन है। लेकिन इसकी जड़ तक जाएं तो यहाँ पर वही है कि होमोसेक्सुअलिटी को एक तरह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया और सजा का पात्र बना दिया गया। अब इसी के चलते अब ये जो है सारी की सारी बातें आगे आई। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए बच्चा, तो मेन ये चीज आती है, जैसे थॉमस मैक्यूले ने आपका आईपीसी बनाया तो है, लेकिन मेन बात आती है कि आखिरकार ये सेक्शन 377 कैसे उनके दिमाग में आया। तो कहां से आया बच्चे, बगरी एक्ट 1533। बगरी एक्ट 1533 में भी ये बात की गई थी कि भाई जो भी सेक्सुअल एक्ट, अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड एंड मैन, मतलब भगवान का ही जो है विल उसमें क्या हो जाती है, नहीं रहती। अगर आप इस तरह के अननेचुरल एक्ट करते हो, अगर आप कार्नल इंटरकोर्स करते हो, तो भगवान भी आपको सजा देगा। तो जब ये बात आई थी, इसी के बाद में सेक्शन 377 क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके, हमने हिस्ट्री तो थोड़ी सी जान ली, लेकिन अब ये लीगल बैटल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट हुई। तो बेटा वो 20 साल से भी पहले से स्टार्ट हो रखी है ये जो लीगल बैटल चली है। हम बात करेंगे नवंबर दिसंबर 1991 की। वहां पर क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, किसके द्वारा, ABVA क्या है, एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन। अब ये 70 पेज का डॉक्यूमेंट, जो 70 पेज की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने शॉकिंग इवेंट्स रिलीज किए कि जो भी गे पीपल के साथ हैरासमेंट होती है, लोग उनका फायदा उठाते हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक्सटॉर्शन होता है, ट्रैफिकिंग होती है, उस सब के बारे में बात की गई थी। और इस रिपोर्ट जब आई तो यही कहना था कि भाई प्लीज जो सेक्शन 377 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दीजिए और उसको आप रिपील कर दीजिए, ये यहां पर बात आई थी। फिर उसके बाद 1994 में, क्योंकि 1994 में क्योंकि एक डॉक्यूमेंट ने वो मांग की थी। अब जो है कोर्ट में कैसे ये पहुंचा, रिट पिटीशन फाइल की गई इन दिल्ली हाई कोर्ट, और अगेन यही डिमांड किया गया किसके द्वारा, ABVA जो मैंने आपको एनजीओ बताया उसके द्वारा, कि पहले तो फ्री कॉन्डम्स बांटे जाए हर जगह और साथ ही सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाए। लेकिन ये जो थी बिल्कुल, ये इतना लॉन्ग रनिंग एफर्ट था, मतलब 1994 में रिट पिटीशन की गई और 2001 में जाकर जीते नहीं,
हार गए। 2001 में जाकर इसको डिसमिस करार दे दिया गया कि ये तो है, हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे ही नहीं, आपकी जो चीज़ आप मान रहे हो, आप मांग रहे हो, और इस रिट पिटीशन को ही डिसमिस करार दे दिया गया। फिर आया 2001 और पिक्चर में आई नाज फाउंडेशन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि नाज फाउंडेशन आखिरकार है क्या। नाज फाउंडेशन एक सेक्सुअल हेल्थ एनजीओ है जो गे मेन के साथ काम करती है। उन्होंने फाइल किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। किसको फाइल किया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहां पर? दिल्ली हाईकोर्ट में, जो चैलेंज करता था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 एंड कॉलिंग फॉर द लेजिस्लेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। अगेन यही बात की गई कि होमोसेक्सुअलिटी को उसको लेजिस्लेटिव करार दे दिया जाए और सेक्शन 377 को डिसमिस कर दिया जाए। यही यहां पर दिसंबर 2001 में भी हुआ। लेकिन अगेन दिल्ली हाईकोर्ट में इसको क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया कि भैया कोई कॉज ऑफ एक्शन ही यहां पर नहीं है। रिव्यू पिटीशन भी डाली गई इसके, जो ये दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगेन फ्यू मंथ्स लेटर उस रिव्यू पिटीशन को भी क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। 2004 का वक्त था वो, लेकिन 2006 में क्या हुआ? एसएलपी फाइल की गई, स्पेशल लीव पिटीशन। वो कहां फाइल की गई? सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई नाज फाउंडेशन के द्वारा। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इसको हम दिल्ली हाई कोर्ट में भेजेंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो है पिटीशन तो गई, ठीक है। अब यहां पर बहुत अलग अलग एनजीओज ने भी नाज फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया, और साथ ही साथ जो डिफेंडेंट थे वो कौन थे? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने भी एफिडेविट यहां पर डाल दिया। अब ये तो हुआ, लेकिन एक लैंडमार्क 2009 में, जुलाई 2009 में एक लैंडमार्क डिसीजन आया दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें एक बोल दिया गया कि ठीक है, सेक्शन 377 आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, इन सबको क्या करता है? इन सबको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वॉयलेट करता है, और सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। इतनी बड़ी जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट 2009 में आई, और इस समय एलजीबीटी कम्युनिटी का जो था खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा था ये जो सालों की उनकी मेहनत है, सालों की लड़ाई, वो जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 2013 में सुरेश कुमार कौशल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स, दिल्ली बेस्ड एस्ट्रोलॉजर सुरेश कुमार कौशल ने ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ? द LGBT community suffer a significant blow when the Supreme Court overturns the Delhi High Court judgment. Supreme Court ने ये जो जजमेंट थी इसको ओवरटर्न कर दिया और कहा कि भैया सेक्शन 377 आपका कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और इसको फिर से लीगलाइज कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये सेक्शन 377 माना जाएगा। ये जो था, ये ऐसा पॉइंट था जिसमें LGBT कम्युनिटी पूरी की पूरी हताश हो गई कि देखिए उन्होंने एक जंग जो थी लड़ी, लेकिन एंड में ये हुआ। लेकिन तब भी देखिए ऐसा होता है कि जो लोग ना जिगरे वाले होते हैं कि भैया हमें राइट चाहिए, वो रुकते नहीं है। एक केस आया था उसी दौरान, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज, ये भी हम बात करेंगे इस केस के बारे में भी, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो इस केस लॉ में भी क्या हुआ? यहां पर थर्ड जेंडर को पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज किया गया, उनको रिजर्वेशन भी दी गई, और लॉ ने उनको हर एक बोला कि आपके लिए तो बिल्कुल इक्वल राइट्स है। जब ये केस आया तो बहुत ही ज्यादा होप आ गई LGBT कम्युनिटी को कि हाँ, हमें भी हमारे राइट मिल सकते हैं। 2014 में हमारा नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमारा केस आया। अब ये अपील थी किसके अगेंस्ट? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसके रिगार्डिंग अपील थी। अब ये एक अपील सुनने के लिए आप जजेस देखिए कितने जजेस बैठे थे। उस समय रहे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस AM खनविलकर, ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन फलनरमन, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो इतने जजेस जो थे वो बैठे हुए थे। अब इशू यही आया, द मेन इशू हेयर रेज्ड वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC। सीधी बात। अब यहां पर देखिए हर एक पक्ष ने अपनी साइड रखी, पिटिशनर ने भी, और पिटिशनर की अपनी साइड थी और रिस्पोंडेंट्स की अपनी साइड थी। और पिटिशनर ने क्या बोला गया कि होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी और अनदर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज समथिंग नेचुरल एंड इज नॉट अ फिजिकल और मेंटल इलनेस। अब आप भी देखेंगे कि अगर हमने मूवीज भी देखी हैं, अगर ऐसा कोई बात आती भी है ना, तो ये कह दिया जाता है कि ये तो एक फेस है, निकल जाएगा, एक बीमारी है, डॉक्टर के पास लिया जाता है, और डॉक्टर्स भी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए इसको बीमारी घोषित कर देते थे और यहाँ पर इलाज शुरू हो जाता था। तो यही बोला गया कि ये एक बीमारी नहीं है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये हमारी ओरिएंटेशन है। 7 to 8% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लेकिन उनको कोई भी एक राइट भी नहीं दिया गया। और ये भी बोला गया कि ये जो
ये जो लॉ है ये विक्टोरियन इरा से चल रहा है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को सिर्फ माना जाता था बच्चे पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और किसी भी वे से उसको नहीं लिया जाता था, एक ह्यूमन नीड तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझा जाता था। सेक्शन 377 इज वायलेशन फंडामेंटल, वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स हमारे, जो भी राइट टू लाइफ, लिबर्टी वगैरह दिया हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा जैसे लोग इंटर रिलीजियस हो जाते हैं, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, या फिर जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, हम भी सेम है, हम भी बस अपने सेक्सुअल ओरिएंटेड, अगर हम मेल पैदा हुए हैं तो हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेड एज अ फीमेल है। तो इस तरह से जो है पिटिशनर की साइड आई थी, लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 3377 को करार दे दिया तो एक फैमिली सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फैमिली सिस्टम आएगा ही नहीं। और कुछ यंग इंडियन जो कुछ करप्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, वो इस चीज को एक बिजनेस बना लेंगे और पैसे के तौर पर बेचना स्टार्ट हो जाएंगी चीजें, ये यहाँ पे बोला गया। और यहाँ पर यही बोला गया, अगेन एक चीज होती है कि हर एक चीज में रिलीजियस फैक्टर डाल दीजिए, सब पीछे हट जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, सेक्शन 377 के रिगार्डिंग एक रिलीजियस फैक्टर डाल दिया गया। उसके बाद में बोला गया कि अच्छा, अगर आप सेक्शन 377 को अगर आप रिपील नहीं करो, बस उसको ऐसा कीजिए कि एक एक वर्ड समझा दीजिए, बस इतना कर दीजिए, रिपील मत करो बस उसको। ये रिस्पोंडेंट की साइड से और भी बातें उन्होंने कही कि आर्टिकल 15 जो है, अगर प्रोहिबिशन की बात करें, वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि भैया हम नहीं करेंगे डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, तो सेक्स लिखा है ना कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन लिखी गई है। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी ये जो सेक्शन आया था, ये एक तरह से बहुत ज्यादा कि आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको बनाने के लिए देखा गया था कि किसी को इंजूरियस इंजरी वगैरह ना हो, इन चीजों के लिए ये बनाया गया था, मेन एंड वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। तो पक्ष विपक्ष दोनों साइड की तो ये स्टोरी थी, लेकिन आखिरकार जजमेंट क्या आई बचा, जजमेंट जब आई तो उसने पूरा इंडिया जो है एकदम से जो खुशी की लहर दौड़ उठी कि इतनी लंबी बैटल जो थी वो जीत गई। तो क्या था, इट डजंट मैटर हाउ स्मॉल द एलजीबीटी सेक्शन, दे आल्सो हैव द राइट टू प्राइवेसी विच इंक्लूड फिजिकल इंटीमेसी, कि ये जरूरी नहीं है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है कितनी भी छोटी है, लेकिन उनके पास भी राइट है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। और अगर वो फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है, अपना राइट है। 377 बना है वुमेन एंड चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन अगर वॉलंटरली कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स हो रहा है तो कहां पर वुमेन और चिल्ड्रन को परेशान किया जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में ये बोला गया कि हर एक इंसान को अपना पार्टनर चूज करने की क्या है, एक लिबर्टी दी गई है। तो यहां पर भी जो है इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए भी अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को चूज करता है तो ये उनका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल मैटर है। ये भी बोला गया, क्योंकि ये भी एक इशू आया था कि सर देखो ऐसा है कि जब गे पीपल अगर पब्लिक में होते हैं और अगर थोड़ा सा भी वो अफेक्शन शो कर देते हैं तो ये डिस्टर्बेंस होती है दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ पर यही बोला गया कि अगर गे पीपल, अगर एलजीबीटी कम्युनिटी ये शो करती है अपने आसपास जो है अपने पार्टनर को अफेक्शन शो कर रही है और अगर वो डिसेंट इनफ है तो किसी को डिस्टर्बेंस होने की जरूरत नहीं है। अगर हाथ पकड़ा है तो भैया कोई डिस्टर्बेंस होगी किसी को भी। और ये भी बोल दिया गया, एंड में ये बोल दिया गया कि सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 14, 19 और 21 को वायलेट करता है, इसलिए इसको रिपील कर दिया जाए। और सेक्शन 377 को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। इतनी बड़ी जंग जो थी वो यहाँ पर जजमेंट में दे दी गई। तो ये जजमेंट जो है बच्चा लोग आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह की जजमेंट है जिसने सारे के सारे देश में एक हलचल मचा दी थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई थी और कंट्रोवर्सी की चीज़ ऑब्वियसली आप लोगों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। तो बच्चा इसी तरह से लीगल अवेयरनेस की क्लासेस जो है आपको देखनी ही पड़ेंगी, लेकिन अगर एक सही डायरेक्शन में अगर आपको तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में करनी है तो आपको बैच परचेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है और उस कट ऑफ के लिए तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और वो कैसे मिलेगी, आपको बैच परचेज करके मिलेगी। और वहाँ वो कैसे होगा, अगर आप गूगल पे जाते हैं अड्डा 24/7 की साइट में, तो बिल्कुल अड्डा 24/7 की साइट में जाइए, वहां पर आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलता है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे और लॉ एंट्रेंस में जाएंगे। अब हमें तैयारी हम कर रहे हैं लीगल अवेयरनेस, दैट इज हम सीयूटी पीजी की, तो सीयूटी एलएलबी में आप जाइए। आपको यहाँ पर प्रतिज्ञा 2.0 बैच दिखेगा, प्रतिज्ञा में मत जाइएगा, प्रतिज्ञा 2.0 में जाइएगा। यहाँ पर हमने अपनी एडमिशंस बंद कर दी हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों ने ये परचेज कर लिया है। अब हमने 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट किया है, इसको आप करेंगे क्लिक बाय नाउ पे। अब एक बहुत ही पते की बात तुम लोगों के लिए कि अगर आप कोड यूज करेंगे पूरी 80, मैं हमेशा बच्चा एक आप लोगों को कहती हूँ कि पूरी 80 को यूज करेंगे तो आपको सीधे 81% डिस्काउंट मिल जाएगा, 81% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक चीज आप लोगों के लिए, अगर आप पूरी 80 कोड यूज करते हैं ना, तो अगर
कई बार ऐसा होता है हम जब तैयारी कर रहे होते हैं ना तो हमें एक मेंटोर चाहिए होता है, हमें एक दोस्त चाहिए होता है। तो आप बस इनरोल अगर इस कोड के साथ करते हैं दैट इज पुरी 80, और आप मुझे मेरी आईडी दैट इज shikha.puri@the24/7.com, अगर इस मेल आईडी पे वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि मैम हमने आपका कोड यूज करके इस बैच में इनरोल किया है, तो आपको फिर मेरे साथ लाइव सेशन, हम जूम सेशन कर पाएंगे, मेंटोरिंग सेशन सिर्फ आपके साथ, आप इंडिविजुअली, पूरी क्लास नहीं होगी, सिर्फ आप इंडिविजुअल होंगे, आपकी क्या क्वेरी होगी वो रिजॉल्व होगी। कहां पर आपको मुझे भेजना है? shikha.puri@the24/7.com, यहां पर आप मुझे क्या भेजेंगे? स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और उसके बाद हम जूम सेशंस भी कर सकते हैं। और आपको बैच का तो पता ही है कि हमारे कितने लाइव सेशंस चलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हर एक चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, तो बच्चा ध्यान से मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और आपकी सिलेक्शन पक्का ही होगी। थैंक यू सो मच बच्चा, अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।